यस क्लास, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन जिसके अंदर हम टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक, द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब है कोई ऐसी एडिशनल चीज दैट इज इनडिजायरेबल मटेरियल, इनडिजायरेबल मटेरियल जब आपका एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके प्रेजेंस की वजह से कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या इकोसिस्टम पे, तो उसको कहा जाता है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन सिंपली क्या हुआ? पॉल्यूशन एक तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कॉज ऑन द ह्यूमन लाइफ और लिविंग बिंग और द इकोसिस्टम, उसको कहा जाता है पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं या टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे की क्लास में। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं दैट आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से डायरेक्ट निकलते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के या बिना किसी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के, जो जिस सोर्स से डायरेक्टली निकला है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। जब उसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ सनलाइट का या किसी भी अदर टाइप की केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई न्यू पॉल्यूटेंट बनता है, तो वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। ध्यान रखना दोबारा से, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है वो सनलाइट की वजह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो गया। देखो, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला आपका O2 होता है। ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से अलग अलग डिवाइड हो गया, एक वन एंड एक वन। अब जो ये आपका ऑक्सीजन ये अलग अलग जब डिवाइड हुआ, तो साथ में आपका O2 भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में प्रेजेंट था, और जब ये मिल गए दोनों के दोनों, तो इसने क्या बना दिया? O3 बना दिया, दैट इज ओजोन। तो O3 क्या हो गया? O3 हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइक वाटर वेपर और अदर, तो वो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो इजीली ब्रोक डाउन हो जाते हैं अपने आप ही नेचर के अंदर या सॉइल के अंदर, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने आप। वहीं पे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डिकम्पोज होने में थोड़ा सा आपका टाइम लेते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आपके एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल का सबसे फेमस एग्जांपल आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक बैन होने का रीजन क्या था? कंप्लीटली तो बैन नहीं है, लेकिन हमने काफी सारे एक ब्रॉड लेवल पे ये चीज देखी है कि प्लास्टिक को यूज हमें कम करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, प्लास्टिक से याद रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लाइक पेपर, वेस्ट फूड को आप थोड़े दिन तक 8-10 घंटे तक मिट्टी में दबा दो, अगली बार वो आपको फूड मिलेगा ही नहीं, वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा सारा का सारा, वो खाद बन जाता है एक तरीके से। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है? जो कंपोनेंट कार्बन बेस्ड होते हैं या जो पॉल्यूटेंट हमारे कार्बन से बने होते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो है वो ज्यादा होता है, वो हमारा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है। नॉन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, वो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है। मैंने पहले नॉन ऑर्गेनिक बोल दिया था, नॉन ऑर्गेनिक जैसी कोई टर्म नहीं होती, इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट जो कि आपके कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट होते हैं, वहीं पे इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आपके वो पॉल्यूटेंट जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, मेटल, कैडमियम एक्सेट्रा। Got it? Move on to the next, that is physical pollutant and the chemical pollutant. Physical pollutant क्या? Physical pollutant वो pollutant जो primarily cause करता है, change the physical characteristic,
देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, शेप में चेंज आना, साइज में चेंज आना, ये है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। वहीं पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आना मतलब केमिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का आप एग्जांपल ले सकते हो, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क से जो है वो दही बन गई, ये क्या है, ये एक तरीके का केमिकल चेंज है। वहीं से वाटर से जो है वो आपकी आइस क्यूब बन गई, वाटर से आइस क्यूब बन गई, ये क्या है, ये एक तरीके का आपका फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज आने से हमारे एनवायरमेंट में आते हैं। केमिकल पॉल्यूटेंट दो सब्सटेंस दैट हार्म द एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और द केमिकल चेंज अकर इन द कंपोनेंट्स। गॉट इट। नेक्स्ट आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट होते हैं दैट आर ऑरिजिनेट फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज, कुछ बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, कोई ना कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन हुआ है या कोई बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट बने हैं। देखो ध्यान रखना, जो भी आपका बैक्टीरिया होता है, एल्गी होती है, एल्गी लाइक जो पानी में काइने जम जाती ग्रीन कलर की, उसको एल्गी बोलते हैं, पता होगा सभी को। तो ये क्या है, ये एक तरीके का आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। बैक्टीरिया भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वायरस भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको ही आप बायोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं आपके पॉल्यूटेंट की। वहीं पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट एमिट करता है harmful radiation and can remain hazardous for the thousands year। radioactive pollutant like आपका, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो रेडॉन गैसेस का या न्यूक्लियर वेस्ट का, जो कि है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स के टाइप्स? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के अंदर एयर में कुछ पॉल्यूटेंट मौजूद हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे एयर पॉल्यूशन का कॉमन कोज या कॉमन डिजीज याद रखना, जो कि है अस्थमा या लंग कैंसर। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डाल देता है। तो एयर पॉल्यूशन, जब एयर के अंदर कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हो जाती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है और आप कह सकते हो जो कि हार्मफुल भी है हमारी हेल्थ के लिए, तो उसको कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज में याद रखोगे आप, व्हीकल, फैक्ट्री, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब फॉसिल फ्यूल आपका हाफ बर्न होता है तो किस टाइप का एयर पॉल्यूटेंट यहां से निकलता है, सबसे पहले अपने को ये बता दो। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेट करता है आपके पीएम को, पर्टिकुलेट मैटर, दैट मेनली आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ध्यान रखना ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बीमारी क्या क्या हो सकती है, अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिसीज और ब्रोंचाइटिस। अब ध्यान इसमें ये रखना, सबसे मेन एयर पॉल्यूशन जो है वो मोस्ट हार्मफुल फॉर ऑल दी रेस्पिरेटरी डिसीजेस। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर के अंदर कुछ एडिशनल पेस्टिसाइड्स जब मिल जाते हैं जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है। कुछ हैवी मेटल जैसे लेड या मरकरी, लेड या मरकरी आपके ब्रेन को खराब कर देते हैं। तो जब ऐसी चीजें वाटर के अंदर प्रेजेंट हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हो गए, इंडस्ट्री वेस्ट, सीवेजेस में ऑयल स्पिल हो जाता है, लाइक आपके पानी के अंदर ऑयल मिक्स हो गया तो वो एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ इज लाइक कि खेतों के अंदर पानी फैला हुआ है, वो पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया, मिट्टी मिल गई उसके साथ। तो ये सब क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन है। देखो मेन आपकी मेजर पॉल्यूटेंट के नाम ध्यान रखना, ये टेबल को इतना इजीली मत लेना, ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है। सॉइल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल जब मिल जाता है, एक एक पॉल्यूटेंट, जितने भी इसमें पॉल्यूटेंट दे रखे हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हर एक पॉल्यूटेंट को मैं बहुत डिटेल में करवाने वाली हूँ। कौन से पॉल्यूटेंट कहाँ कहाँ से निकल सकता है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा पीओपी में आएगा, कौन सा वीओसी के अंदर आएगा। ध्यान से बस क्लास में आज लास्ट तक बने रहना, पॉल्यूटेंट का एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। समझ आया, कोई क्लास को बीच में स्किप नहीं करेगा।
आगे आ जाओ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है। जब आप सॉइल के अंदर पानी खराब आया, इंडस्ट्री से पानी खराब आया और वही पानी आपने अपने खेतों में डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी सॉइल भी खराब होगी। दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। एंड द नेक्स्ट वन इज योर नॉइस पॉल्यूशन। अब एक ह्यूमन बीइंग की और एक लिविंग बीइंग की नॉइस को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जब उससे ज्यादा नॉइस हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो हमारा नॉइस पॉल्यूशन बन जाता है। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट आपकी 85 dB। डीबी क्या है, डीबी है यहाँ पे आपका डेसिबल। साउंड मेजर की जाती है डेसिबल के अंदर, DECIBEL लिख लेना, ये भी साउंड मेजर इन डेसिबल। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर आप बहुत तेज आवाज में, अगर आपने ये सुना होगी बहुत ज्यादा ईयरफोन्स का अगर आप यूज करते हो, ईयरबड्स का यूज करते हो, बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हो, तो आपकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हो, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लीपिंग डिसऑर्डर का और नॉइस पॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है, तो ध्यान रखना है नॉइस पॉल्यूशन से आपका स्ट्रेस एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लाइट पॉल्यूशन। ये लाइट पॉल्यूशन क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट आपकी आईज के अंदर आ जाती है ना, तो एक्सेसिव लाइट या आर्टिफिशियल लाइट स्पेशली जब आप वो लाइट आपकी आंखों में लगती है तो उससे स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब अगर हम एकदम से धूप में होते हैं, धूप से जब हम छाया में जाते हैं तो हमको ना बहुत कम दिखाई देता है, तो ये क्या है, ये आपका लाइट पॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपका थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या, जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जब हीटेड वाटर हो जाता है तो उसकी वजह से आपका थर्मल पॉल्यूशन आता है। देखो हीटेड वाटर आपका कैसे हो सकता है, आपके वाटर के अंदर, या फिर आप यहाँ पे आप कह सकते हो, अरे आपका वाटर पोल्यूट हो गया, उस पोल्यूट वाटर के अंदर बहुत ज्यादा एल्गी जम गई, वो एल्गी आने की वजह से जो नीचे ऊपर की तरफ आपकी एल्गी आ गई और नीचे की तरफ उस एल्गी के नीचे जो आपके कुछ एक्वेटिक्स एनिमल थे लाइक फिशेस वगैरह थे, एल्गी की वजह से नीचे तक आपकी सनलाइट या ऑक्सीजन जो है वो पास नहीं हो पाती, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर वाला पानी जो है वो गर्म हो जाता है, नीचे तक आपकी ना ऑक्सीजन आती है, तो ये क्या है, ये एक तरीके का थर्मल पॉल्यूशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन लाइक आप कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव इन रेस के थ्रू आपका ये पॉल्यूशन जनरेट होता है। देखो मेन जो आपको याद रखना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, ये चार के ऊपर आपके डीप क्वेश्चन आते हैं, इनको आज हम करेंगे, बाकी आप ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि पीएम, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या, कहाँ से आता है, क्या क्या बीमारी हो सकती है। बट रुकिए, उससे पहले ना मैं आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट करवा देती हूँ, ये अच्छे से समझ में आ गया तो उस स्लाइड को समझने में आपको इजी रहेगा। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मैंने प्राइमरी पॉल्यूटेंट अभी बताया था, क्या बताया था, जो रिलीज होता है डायरेक्टली इनटू द एयर, वाटर एंड द सॉइल, दे रिटेन्ड ओरिजिनल केमिकल फॉर्म, इसके अंदर किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। प्राइमरीली पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली रिलीज होता है फ्रॉम द सोर्स। सबसे पहला एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है वो जब फॉसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट बर्निंग होती है या कम्ब्यूशन होता है, तो वहां से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ना, वो स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं, ये एनवायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते, ये शॉर्ट टाइम पीरियड तक एनवायरमेंट के अंदर स्टेन करते हैं या आप कह सकते हो रिटेन्ड होते हैं। इवन दे आर हाईली रिएक्टिव। अभी अभी देखो बाहर निकले हैं XYZ सोर्सेस से, तो ये ढूंढ रहे हैं किसके साथ मैं रिएक्शन करूं, हाईली रिएक्टिव पॉल्यूटेंट इनको माना जाता है, और इनको कंट्रोल करना इजी होता है। जो भी सोर्स है उस सोर्स को आप कम कर सकते हो, उस सोर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे इससे अपोजिट अगर मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करती हूँ ना, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके केमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होते हैं, तो दे आर स्टेबल, ये लंबे टाइम पीरियड तक आपके एनवायरमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि ये रिएक्शन तो कर चुके हैं।
रिएक्शन करके ही तो ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बने हैं ना, दे आर लेस रिएक्टिव, और इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एनवायरमेंट के अंदर देखो चीजें प्रेजेंट हैं, अब उन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते, वो तो प्रेजेंट रहेंगी ही रहेंगी। अब जब एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट है तो रिएक्शन तो सभी अपने आप ही कर लेंगे, है ना। तो ये है सेकेंडरी एंड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको समझ में आया, इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूल से आता है। नेक्स्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल या ऑयल, जब आपका कोल या ऑयल बहुत एक जो कहते हैं ना कि तेल में तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उससे क्या होता है जब जब ऑयल बार बार उबलता है तो उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो इसमें ना बहुत दिक्कत होती है, मैं आपको 2-3 टर्म्स बता रही हूँ। एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NX, एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। NOx में आपकी दो चीजें आती हैं, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको केमिकल नेम है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक होता है NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों भी आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही होते हैं, ध्यान रखना। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका NOx होता है, देखो ये x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। अगर वैल्यू 0 है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, अगर वैल्यू 2 है तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका बन जाता है। उसके बाद आता है इसी से रिलेटेड एक N2O। N2O क्या है? नाइट्रियस ऑक्साइड, दिस इज योर ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रियस ऑक्साइड, दिस इज योर ग्रीन हाउस गैस। ये आपका लाफिंग गैस भी होती है, दिस इज योर लाफिंग गैस एज वेल, ये आपकी लाफिंग गैस भी होती है, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका PM पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर आपका साइज में आता है PM 2.5 या PM10। ये PM 2.5 या PM10 क्या है? ये जो आपके पॉल्यूटेंट है उस पॉल्यूटेंट का साइज बताते हैं। 2.5 मतलब छोटा साइज है, या 10 जो है वो थोड़ा सा बड़ा साइज है। ये ध्यान रखना, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपके पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, और उस कण के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं दिस इज PM 2.5 और द PM10। कंस्ट्रक्शन, बर्निंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ज्यादा निकलता है ये। आप जहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मिट्टी फैली हुई है, वहां से ये चीजें आपकी ज्यादा निकलती हैं। नेक्स्ट आपका VOC। VOC जितने भी होते हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, VOC को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपोनेंट। देखो ऑर्गेनिक नाम आया है ना, ऑर्गेनिक आया है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, वॉलेटाइल मतलब चेंजेबल, वॉलेटाइल मतलब चेंजेबल, ये चेंज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन बेस है, कार्बन बेस है। कंपाउंड है मतलब एक से ज्यादा इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं, समझ में आया। अब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड है जो इजीली इवेपोरेट होते हैं एयर के अंदर, लाइक आपके रूम के अंदर भी आपके VOCs प्रेजेंट हो सकते हैं। वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पे देखो दे भी रखा है, इजीली वेपोराइजेबल, इजीली वेपोरेट हो जाते हैं। यही चीज यहाँ आपकी फीचर्स के अंदर बता रखी है। फीचर्स में सबसे फर्स्ट आपका नेचर, नेचर क्या है? ऑर्गेनिक है, कार्बन बेस एंड दे वॉलेटाइल है। सेकंड आपकी दे रखी है स्टेट, गैस की फॉर्म में ये ज्यादातर आपको पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस की फॉर्म में आपके VOCs पाए जाते हैं। थर्ड है आपके सोर्सेज। सोर्सेज आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, इवन इनडोर
भी ये पाए जाते हैं एंड आउटडोर भी ये पाए जाते हैं। इंडोर मतलब क्या, हम घर में भी सुरक्षित नहीं है पॉल्यूशन से? जी हाँ, बिल्कुल, घर में भी आप सुरक्षित नहीं हो। इंडोर का सबसे मेन एग्जाम्पल है पेंट। घर के अंदर जो आप पेंट करवाते हो ना, ये घर को सुंदर बनाने के लिए, उसके अंदर आपके VOCs प्रेजेंट होते हैं। इवन घर में घर की खुशबू बढ़ाने के लिए जो आप ये एयर कंडीशनर यूज करते हो ना, या सॉरी, एयर कंडीशनर नहीं यूज हो तो AC हो गया। AC से तो, हाँ AC आया तो AC से भी बता देती हूँ। AC एंड फ्रिज, फ्रिज इससे आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आया तो मैंने बता दिया। AC से आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। देखो, इंडोर में आपका पेंट हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, हवा में खुशबू बढ़ाने के लिए आप इसको यूज करते हो, एयर फ्रेशनर। और इसमें आ सकता है आपका ड्राई क्लीन, जो ये लेडीज साड़ी ड्राई क्लीन करवाती है ना, तो साड़ी ड्राई क्लीन से भी आपके VOCs निकलते हैं। तो सोर्सेज आपके नेचुरल, ह्यूमन मेड, इंडोर, आउटडोर सब कुछ हो सकते हैं। आउटडोर में जैसे वुड बर्न होता है, जब वुड बर्न होता है, और आप ले सकते हो डीजल एमिशन होता है, जब आप डीजल को यूज करते हो, पेट्रोल डीजल्स को यूज करते हो। और नेचुरली सोर्सेस के अंदर आपका आ जाता है, नेचुरली क्या, आपके दीमक प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टर्माइट्स। नेचुरली दीमक प्रेजेंट होता है, टर्माइट से भी ये निकलता है। नेचुरली आपके फॉरेस्ट से भी निकलता है। फॉरेस्ट से कैसे? फॉरेस्ट से बेटा ऐसे कुछ ना आपके प्लांट्स होते हैं, कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं जो VOC रिलीज करते हैं। आज तक तो आपने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ध्यान रखना कुछ प्लांट आपके ऐसे भी होते हैं जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है, कि प्लांट से भी आपके VOCs निकलते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेचुरली और हो सकता है आपके वॉल्केनो इरप्शन जब होता है ना, वॉल्केनो एरप्शन से भी आपके VOCs निकलते हैं। जितने भी आपके ये नेचुरल अक्रिंग VOC है ना, वो जनरली ऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। ध्यान रखना ये भी, या आप कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेचुरली अक्रिंग VOCs जनरली ऑक्सीडाइज्ड, DIED, ऑक्सीडाइज्ड विद, सॉरी, oxidized with carbon monoxide and CO2, that is carbon base oxide, क्या बोल रही हूँ, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। साथ में ये भी ध्यान रखना, दे कॉन्ट्रीब्यूट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ चीजें ताकि इजी हो आपके लिए। ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में? इंक्रीज इन रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स को इंक्रीज कर देते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसको भी समझ में आया यहाँ तक? आगे देखते हैं, आगे स्लाइड्स में क्या है। एग्जाम्पल दे रखा है आपके VOCs का, बेंजीन फ्लोराइड। बेंजीन और फ्लोराइड क्या है? दीज आर काइसोजन, सॉरी, दी carcinogens, these are carcinogens। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस दैट कोज कैंसर, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जो आपके बेंजीन और डाइफ्लोराइड्स हैं, दीज आर कार्सिनोजेंस। साथ में और आपके कार्सिनोजेंस और VOC कौन कौन से होते हैं? मीथेन तो पता ही है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस भी है। ज़ेआइल होता है, और होता है आपका प्रोपेन होता है, प्रोपेन हो सकता है, और आपका इथेन हो सकता है। जो प्रोपेन एंड इथेन है, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव।
एनवायरमेंट में फॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड लेवल ओजोन, फॉर्मेशन ऑन द फोटोकेमिकल स्मोक और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को। ग्राउंड लेवल ओजोन के थ्रू फॉर्मेशन होता है तो हेडेक, ड्राई, डिजीनेस आपको देख फील करने को मिलती है। फोटोकेमिकल स्मोक के थ्रू आई इरिटेशन हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओजोन के थ्रू कौन सी बीमारी होती है, ऑप्शन था आपका आई इरिटेशन, जो आपको ध्यान रखना था। गॉट इट। नेक्स्ट है VOC इन पॉल्यूशन। VOC रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जो प्रेजेंट होता है सनलाइट के साथ, और वो ओजोन को फॉर्म कर देता है एट द ग्राउंड लेवल, जिसके थ्रू हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग रिलीज होता है। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग की बात आई है तो यहाँ पे हम स्मोग को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्मोक को तो आपने सुना होगा धुआं, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्मोग की। तो स्मोग क्या होता है, स्मोग इज स्मोक प्लस फ्रोग, फोग, सॉरी फ्रोग नहीं फॉग, स्मॉग प्लस फोग। स्मॉग मतलब धुआं, फोग मतलब जो धुंध आपको मिलती है। स्मॉग भी आपका एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है। स्मॉग जो है वो दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका लंदन स्मॉग, लंदन स्मॉग, और दूसरा होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। अनदर नेम ध्यान रखना, लंदन स्मोग को ही हम सल्फ्यूरस स्मोग बोलते हैं, सल्फ्यूरस स्मोग बोलते हैं। इसी को हम क्लासिकल स्मोग के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल स्मोग। इसी को हम इंडस्ट्रियल स्मोग के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल स्मोग के नाम से भी जानते हैं। ये चार नाम होते हैं लंदन स्मोग के। ऑल्सो दिस इज विंटर स्मोग, दिस इज विंटर स्मोक। अनदर नेम सारे ध्यान रखोगे। अब इसका कोज क्या होता है, ये कैसे निकलते हैं, कोज क्या है, कोज है कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल लाइक आप ले सकते हो इसके अंदर कॉल, इसके अंदर आप ले सकते हो ऑयल। तो फॉसिल फ्यूल के कंब्यूशन से क्या होता है, सल्फर निकलता है। फॉसिल फ्यूल के अंदर देखो क्या होता है, सल्फर की मात्रा हाई होती है, हाई सल्फर यहाँ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो हाई सल्फर कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में CO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पर्टिकुलेट मैटर जब आपके मिल जाते हैं तो ये निकालते हैं आपके सल्फर SO2 एंड PM आपका मिल जाता है तो बना देता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। गॉट इट। देखो मैंने आपको इसकी केमिकल रिएक्शन करवाती हूँ ताकि और बेटर समझ में आए। होता क्या है, जब आपका फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से आपका SO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इस SO2 के साथ जब आपका ऑक्सीजन मिल जाता है प्लस वाटर वेपर्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन और वाटर वेपर जब मिल जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। क्या रिलीज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फेट पार्टिकल, सल्फेट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आपको यहाँ लंदन स्मोक देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक। अब पढ़ते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। फोटोकेमिकल स्मोक को आप लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हो, फोटोकेमिकल स्मोक को ही लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हो। इसी को आप समर स्मॉग भी बोलते हो। समझ में आया।
एक पॉइंट और डिफरेंस याद रख लेना, जो सल्फ्यूरिक स्मॉग होता है या लंडन स्मोक होता है, ये आपका येलोइश ब्राउन कलर होता है, येलोइश ब्राउन, हल्का सा येलो ब्राउन कलर होता है। लेकिन वहीं पे फोटोकेमिकल स्मॉग का कलर आपका कंप्लीट ब्राउनिश होता है, कंप्लीट ब्राउनिश कलर आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है ड्यू टू सनलाइट। सबसे पहले आपका O3 मतलब ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन के साथ जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो प्लस पैन मिल जाता है, या आप कह सकते हो आपका कोई सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ मिल जाता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। एक्चुअली में रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो रिएक्शन में आएगा आपका सनलाइट। अब एक चीज और भी ध्यान रखना, सनलाइट के बिना फोटोकेमिकल स्मॉग पॉसिबल नहीं है। सनलाइट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NOx प्लस आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपका पेंट, गैसोलीन्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट आ सकते हैं, प्लस कोई और अदर पॉल्यूटेंट जब मिलता है तो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग निकलता है। समझ में आया? इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये अफेक्ट देता है आपके लंग्स को, और यू कैन से आई इरिटेशन, आईज के अंदर आपको इरिटेशन हो सकती है ड्यू टू दी फोटोकेमिकल स्मॉग। समझ में आया? इसी के साथ आपने एक टर्म पढ़ी होगी एसिड रेन, एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है? एसिड रेन होती है ड्यू टू SO2 प्लस NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आया सारा? देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा था हमने। हमने सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में हम देख रहे थे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो रिलीज होते हैं डायरेक्टली, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर VOC एंड लेड। देन हमने VOC को डिटेल में देखा। VOC के अंदर क्या है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन बेस होते हैं, नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, गैस की फॉर्म में होते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, ऑर्गन इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। जो फॉर्म होते हैं वो ग्राउंड लेवल ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के थ्रू फॉर्म होते हैं। फिर हमने सबसे पहले ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए ग्राउंड लेवल ओजोन को एक सेकेंड कहाँ थे, सेकेंडरी VOC के बाद हमने देखा था VOCs के एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमने सारा देखा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा स्मॉग के बारे में। फिर हमने स्मॉग की टाइप्स देखी, लंदन स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। लंदन स्मॉग को ही सल्फर स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, इंडस्ट्रियल स्मॉग या विंटर स्मॉग बोला जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग को ही आप लॉस एंजेलिस या समर स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। लंदन स्मॉग जो है वो आपका 1982 के अंदर 1952 में ऑब्जर्व किया गया, ये भी लिख लो। लंदन स्मॉग 1952 के अंदर आपका ऑब्जर्व किया गया। इसका रीजन क्या है? रीजन है आपका कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के कंब्यूशन से ये हमारा निकलता है, जिसमें एग्जांपल आप कॉल एंड ऑयल का ये ले सकते हो। येलोइश ब्राउन कलर का ये हमारा होता है। केमिकल रिएक्शन हमने देखी, सनलाइट नाइट, ये तो फोटोकेमिकल स्मॉग की केमिकल रिएक्शन कहाँ लिखेगी,
केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी, ये रही। SO2 प्लस पर्टिकुलेट मैटर से निकलता है, फिर आप मिल के आता आपका सल्फर डाइऑक्साइड। फिर हमने फोटोकेमिकल स्मोक देखा जो लॉस एंजेलस या समर स्मोक भी होता है। इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है हमेशा। ब्राउन कलर का ये आपको देखने को मिलता है। ओजोन के थ्रू, नाइट्रोजन एंड पैन के थ्रू ये आपका निकलता है। रीज़न आता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी कि ये लंग्स एंड आई इरिटेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर हमने यहाँ से एक टर्म और सीखी जो कि है एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन आपकी कैसे निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपका कॉज बनता है फॉर दी एसिड रेन। समझ में आया? प्राइमरी के बाद अब सेकेंडरी को समझें। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बाद अब चलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के मीनिंग के अंदर हमने देखा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे आते हैं। ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये हार्मफुल क्यों होते हैं अगर रीज़न पूछा जाए तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टेबिलिटी। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल रहते हैं और इनको कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में सबसे पहला है आपका ओजोन। ओजोन में ग्राउंड लेवल, देखो ओजोन भी ना आपका दो टाइप का होता है, एक होता है गुड ओजोन और एक होता है बैड ओजोन। मैं एक क्लास डाल देती हूँ इससे पहले वाली एनवायरमेंटल कन्वेंशंस की। एनवायरमेंटल कन्वेंशन की मैंने एक ओजोन की ही क्लास ली है जिसमें ओजोन क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो सब मैंने बताया है। वो क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की ही है। एक बार उस क्लास को ज़रूर रेफर कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और आप प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हो पीपल, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की। गॉट इट? यहाँ अभी इतना ही समझो। ओजोन 3 आपका फॉर्म होता है रिएक्शन विद, जब आपका नाइट्रियस ऑक्साइड का रिएक्शन होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो वो स्मॉग बनाता है जिससे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट आपका प्रो एक्सिलरेट नाइट्रेट पेन। प्रो एक्सिलरेट नाइट्रेट, स्टार लगा लो, फुल फॉर्म भी याद करनी है, फुल फॉर्म पिछली बार पूछी गई है। प्रो एक्सिलरेट नाइट्रेट पेन। पेन आपका फॉर्म होता है अंडर द केमिकल रिएक्शन ऑफ VOC, सनलाइट एंड NOx अगेन, एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर द आई इरिटेशन। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने अभी देखा जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड आपका एसिड रेन के अंदर कारण बनता है। स्मॉग हमने पूरा देखा, स्मॉग की वजह से हमें देखो धुंध होती है तो क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब जब उसी धुंध के साथ आपका धुआं भी मिल जाएगा तो विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी, हेल्थ भी खराब होगी, है ना। तो ये है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब VOC के बारे में तो हमने इसी के साथ देख लिया, इससे आगे अच्छा ये स्लाइड और देख लो एक बार। फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक लॉस एंजेलिस स्मॉग एंड समर स्मोक बोला जाता है। लंदन स्मोक और सल्फ्यूरिक स्मॉग और विंटर स्मोक या क्लासिकल स्मॉग भी बोला जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक आपको गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है, वहीं पे लंदन स्मोक सर्दी के सीजन में देखने को मिलता है, उसी से ये नाम आया है, दैट इज विंटर स्मोक एंड द समर स्मोक। रिएक्शन मैंने आपको बताई, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर दी फोटोकेमिकल स्मोक, एंड लंदन स्मोक आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से जो आपका सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड निकलता है, जब उस सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड के अंदर आपका फॉग मिक्स हो जाता है तो वो लंदन स्मोक बन जाता है। नेक्स्ट आपका मेजर कंपोनेंट क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक का मेजर कंपोनेंट आपकी ओजोन एंड पैन है। पैन क्या है, प्रो एक्सोलरेट नाइट्रेट, एंड लंदन स्मोक का आपका मेन कंपोनेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट ब्राउनिश कलर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, एंड ये ब्राउनिश एंड आप कह सकते हो हल्का सा ब्लैकिश ग्रेइश
या ब्राउन, येलो ब्राउनिश कलर आप इसको दे सकते हो। ध्यान रखना रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, येलो ब्राउनिश थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड में ही आपका चला जाता है। गॉट इट। उसके बाद है फोटो केमिकल स्मोक, आई इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंडन स्मोक, लंग्स प्रॉब्लम एंड द ब्रीथिंग प्रॉब्लम के अंदर क्रिएट होता है। फोटो केमिकल स्मोक का एग्जांपल ले लो, लॉस एंजलिस जो यूएसए के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। लंदन स्मोक आपका लंदन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीजें याद करने की नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगी। विंटर क्लाइमेट एंड सनी क्लाइमेट। गॉट इट। नेक्स्ट चले, VOC हो गया। अब चलते हैं POPs की तरफ। POP क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट क्या है? दे आर परसिस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। और परसिस्टेंट को आप कह सकते हो स्थिर है। दे आर नॉट इजी टू ब्रेक, इनको तोड़ना आसान नहीं है। ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल का मतलब है कार्बन बेस होंगे। अगेन नॉन स्टिकी, वाटर प्रूफ, स्ट्रेन रेसिस्टेंट प्रोडक्ट हमारे POPs के अंदर आते हैं। क्या क्या बताया? नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकते नहीं हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, स्ट्रेन रेसिस्टेंट होते हैं, स्ट्रेन रेसिस्टेंट होते हैं। गॉट इट। नॉट इजीली ब्रेक थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से तो ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो POPs आपके जनरेट होते हैं वो जनरेट होते हैं बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू। अब बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा हो जाना। इसमें ये है कि देखो ग्रेजुअली एक केमिकल जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर टाइम के साथ साथ बढ़ने लग जाता है। फर्स्ट सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल लिविंग बीइंग के अंदर होता है और ये ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर द टाइम एंड ग्रेजुअली इंक्रीज ओवर द टाइम। ये टाइम के साथ साथ आपका इंक्रीज होता है। बायो एक्यूमुलेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखो जैसे एक फिश है, फिश पानी में रहती है, वही पानी पीती है। उस पानी के अंदर जो है वो मरकरी की क्वांटिटी ज्यादा है और वो हर बार वही पानी पीती है, तो उसके पेट के अंदर या उस फिश में क्या है, उस मरकरी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। वहीं पे बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन के अंदर जब आपके टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, उससे डबल अमाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक छोटी सी फिश थी, फिश की शेप तो नहीं बनी कुछ भी, ये आपको मान लो एक छोटी सी फिश थी। अब इस छोटी फिश को इस बड़ी फिश ने खा लिया, इस बड़ी फिश को और बड़ी फिश ने खा लिया। तो क्या हुआ एक्चुअली में, जो इस फिश के अंदर मरकरी प्रेजेंट था उससे डबल टाइम्स जो है वो इस फिश के अंदर अब मरकरी प्रेजेंट हो गया, बायो मैग्नीफाई हो गया। समझ में आया? बायो एक्यूमुलेशन के अंदर एक ही फिश के अंदर टाइम के साथ साथ एक उस सब्सटेंस की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन के अंदर ये खाने की वजह से होती है, जहां पे कंसंट्रेट कर देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू दी फूड चेन, थ्रू दी फूड के चेन। इट अकर अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। एक्यूमुलेशन में सिंगल ऑर्गेनिज्म में अक्कर होते हैं, मैग्निफिकेशन में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में अक्कर होते हैं। याद करने की ट्रिक याद रखियो, मैग्निफिकेशन मतलब M, मल्टीपल का भी मतलब M, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गया, मैग्नीफाई होगी चीजें।
समझ में आया ये कंसेप्ट? तो जो आपके पीओपीज होते हैं वो आपके बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस से ज़्यादा बनते हैं। फीचर्स देख लो, परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है रिमेन इन एनवायरमेंट, इतनी आसानी से नेचुरली तरीके से टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। टॉक्सिक होते हैं मतलब हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं बॉडी के अंदर टिश्यूज। बायो मैग्नीफाई हो जाता है मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है व्हेन दे मूव अपवर्ड इन दी फूड चेन। लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट होता है, ये एयर वाटर के थ्रू भी ट्रेवल करके आपके बॉडीज के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? डीडीटी हो गया, पीसीबी हो गया, डाइऑक्सिन हो गया, फ्लूरेन हो गया, एड्रिन, ड्रिन, एंड्रिन, देखो ऑल्ड्रिन, डेलीड्रिन, एंड्रिन, ये ड्रिन 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 जितने भी होते हैं ये आपके ड्रिन ड्रिन वाले पीओपीज होते हैं। समझ में आया? डीडीटी का यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, ज्यादातर कंट्रीज के अंदर बैन है। देखो डीडीटी को हम खत्म क्यों नहीं कर सकते या डीडीटी का यूज हम बिल्कुल कम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ मच्छर होते हैं, मच्छर को मारने के लिए हमें डीडीटी का यूज करना पड़ता है। पीसीबी जो है वो इंडस्ट्रियल कूलेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आता है, मतलब ठंडक रखने के लिए आपका ये काम होता है। डायोक्सिन क्या? डायोक्सिन बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या? एक चीज के अलावा कुछ दूसरा कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरी चीज में ये आपका काम आता है। फ्लूरेंस क्या है? इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है अगेन। ये आपके ऑल्ड्रिन, डेलीड्रिन एंड एंड्रिन क्या है? दीज आर ऑल द पेस्टिसाइड्स। इवन डीडीटी जो है ये भी आपका एक तरीके का पेस्टिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स को मारने में आपका डीडीटी काम आता है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स को मारने में आपका डीडीटी काम आता है। समझ में आया? और जो ये आपके पीसीबी है या आप कह सकते हो हेक्सोक्लोरिन ब्रेनीज, मैं लिख देती हूँ, हेक्सा क्लोनो बेंजीन, या फिर आप कह सकते हो पोली क्लोरीनेटेड, ये भी आपका डीडीटी को या फिर सॉरी ये भी आपका इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर काम आता है। गॉट इट? समझ में आया यहाँ तक? देखो जो ये पीओपी के बारे में ना आपकी बात करी गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर। एक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो आपकी 1872 में हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसको मदर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, लेकिन दिस इज कॉन्फ्रेंस, दिस इज कॉन्फ्रेंस। और जो ये आपकी 2001 में हुई थी ये है आपकी कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। गॉट इट? एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसको अडॉप्ट किया गया 2001 के अंदर स्टॉकहोम स्वीडन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी पीओपीज। पीओपीज से ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसके की एम्स में एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट कर देना, मिनिमाइज करना अनइंटेंशनल प्रोडक्शन। देखो जो पीओपी की प्रोडक्शन है ना वो आपकी इंटेंशनली होती है, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। इंटेंशनली में आप ले सकते हो लाइक पीसीबी को, इंटेंशनली में आप ले सकते हो डीडीटी को। डीडीटी को लाइक मॉस्किटोस को किल करने के लिए यूज होता है। पीसीबी आपकी पॉलीक्रोनाइट बाइफेनॉल, ये एज यूज होता है एज ए हीट एक्सचेंज फ्लूइड, जो पेंट के अंदर भी आपका डाला जाता है। अनइंटेंशनली के अंदर आपका आ सकता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिकल वेस्ट इंक्रीनेशन, बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिकल वेस्ट इंक्रीनेशन। इसमें क्या होता है? जब आपका मेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को आप बर्न करते हो तो उसके थ्रू जो गैस निकलते हैं, डायोक्सिन्स निकलते हैं या फ्यूरेंस निकलते हैं, वो क्या है? वो अनइंटेंशनली हैं आपके।
स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर आपका इनिशियली 16 पीओपीज को फाइंड किया गया था एंड इसके अंदर ऐड हुए थे फिर आपके 12 पीओपीज और समझ में आया, जिसमें सॉरी स्टार्टिंग में 12 एंड देन 16, इनिशियल 12 सॉरी इनिशियल 12 एंड देन 16। इसमें आपका पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। इसी में आपको ये हुआ कब था, डेट एडॉप्ट, एक सेकेंड, स्टॉकहोम कन्वेंशन आपकी 22 मई 2001 के अंदर हुई थी, फोर्स में आई थी 17 मई 2004 को। सेक्रेटरिएट कहाँ है इसका, सेक्रेटरिएट है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, बाइंडेड है नेचर के साथ, लीगली बाइंडेड ट्रीटी है, स्टार लगा लो। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 for the POPs is legally binded treaty, statement wise क्वेश्चन आपका आ सकता है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन है, साइंड बाय द मोस्ट कंट्री एट द वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब कि मैक्सिमम कंट्रीज ने इसे साइन किया था। पॉल्यूटेंट कवर्ड इनिशियली इसमें 12 थे, मैंने जैसे अभी बताया, देन आपके हो गए थे 16। डर्टी 12 इन पॉल्यूटेंट्स को आप डर्टी डजन के नाम से जानते हो। डजन का मतलब क्या, डजन के अंदर 12 क्वांटिटी आती है किसी भी चीज की, इसीलिए इसे आप डर्टी डजन बोलते हो। गॉट इट। डर्टी डजन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट। पेस्टिसाइड के अंदर आपका डीडीटी और जितने भी ये ड्रिन है ये सब आएंगे, एंड आपका क्लोरीड्रेन, हेप्टोक्लोरीन एंड मैक्सिन एंड टोफेफेन ये आता है। क्या इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर आपका पीसीबी एंड हेक्सोक्लोरेबीन्स आता है। एचसीबी की फुल फॉर्म याद रखोगे, अगर पीसीबी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो आगे एचसीबी की भी पूछी जा सकती है। और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट के अंदर आता है आपका डॉक्सिन एंड फ्लूरेंस। ये काम कैसे करता है, इसने जो है वो सारे के सारे पीओपीज को 3 एनेक्स्चर के अंदर डिवाइड किया है, एनेक्स्चर ए, एनेक्स्चर बी एंड एनेक्स्चर सी। एनेक्स्चर ए के अंदर वो सारे पॉल्यूटेंट रखे हैं जिसको टोटली आपको एलिमिनेट करना है, जिसको आपको टोटली क्या करना है, एलिमिनेट करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब 100% कंट्रोल इसके ऊपर आपको करना है। वहीं पे एनेक्स्चर बी के अंदर जो पॉल्यूटेंट आई है उसके आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई ट्राई करो जितना हो सके आप उसका कम यूज करो, ठीक है, बिल्कुल खत्म तो नहीं करना बट हाँ रिस्ट्रिक्ट। एंड एनेक्स्चर सी के अंदर अनइंटेंशनली जो प्रोडक्शन हो रही है उसको खत्म करो। इंटेंशनली हो रही है, पता है जरूरत है इसीलिए हो रही है, करो, लेकिन अनइंटेंशनली प्रोडक्शन को खत्म करना पड़ेगा। कंट्रीज मस्ट कंटिन्यू नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान, प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है और ये हेल्प करता है बिल्डिंग कैपेसिटी को बिल्ड करने में। यहां तक समझ में आया। क्या क्या पढ़ा, वीओसीज के बारे में पढ़ा, पीओपीज के बारे में पढ़ा, स्मोक के बारे में पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैस कितनी होती है, टोटल 7 होती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कितनी ग्रीन हाउस गैसेस ली गई थी, 6 ली गई थी। कौन कौन से 6, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। कार्बन, ये 6 गैस आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की ग्रीन हाउस गैसेस में आता था। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, जब अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हीट जो है वो बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हम उसे कहते हैं। ये अलो करता है टू एंटर बट प्रिवेंट सम ऑफ द हीट फ्रॉम द लिविंग्स, कीप द अर्थ वार्म, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस।
देखो बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ। सिर्फ ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है, दिस इज योर ग्रीन हाउस गैसेस। कुछ गैसेस आपकी प्रेजेंट है एटमोस्फेयर के अंदर जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वो है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रेजेंट होना वैसे तो देखो जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड किया क्वांटिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉल्यूटेंट जो अगर एक क्वांटिटी से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसमें आता है आपका CO2 या आपका आ सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वहीं पे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं, ये है क्वांटिटेटिव, वो दूसरे होते हैं आपकी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्या, कितनी भी कम क्वांटिटी में हो नुकसान तो देंगे ही देंगे। क्वालिटेटिव के अंदर आपका DDT आ गया, आपका फंगीज आ गया, समझ में आया। नेक्स्ट आपका मिथेन, दैट इज CH4। मिथेन क्या करता है, मिथेन आपके वेटलैंड्स को खराब कर देता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना, इसका बेस हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का बेस दैट इज 1, हमने किसको लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। या आपसे ये पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, दैट इज 1। मिथेन का कितना है, 25। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के अंदर कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने का। समझ में आया। नेक्स्ट आपका नाइट्रियस ऑक्साइड। नाइट्रियस ऑक्साइड N2O, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 298, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से ज्यादा फैलता है। ओजोन, लोअर एटमॉस्फेरिक ओजोन आप लोगे, जो कि बैड ओजोन होती है, फोटोकेमिकल स्मॉग के थ्रू ज्यादा निकलता है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल चेंज होता रहता है, आप फिक्स नहीं बता सकते। नेक्स्ट आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मैंने अभी बताया भी, ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के थ्रू निकलता है। नाउ बैंड है अंडर द मॉनेट्रल प्रोटोकॉल। अब ये मॉनेट्रल प्रोटोकॉल क्या है, एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम था वियना कन्वेंशन। क्या नाम था, वियना कन्वेंशन। ये वियना कन्वेंशन क्यों हुई थी, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हुई थी। इसकी हमारी 9th मीटिंग थी या 8th थी, ध्यान एक बार चेक कर लेना, 9th मीटिंग थी या 8th मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर ये बोला गया था कि हमें ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये मीटिंग हमारी कंडक्ट हुई थी एरिया जो कि है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल वो एरिया था, तो इसका नाम रखा गया आपका मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। अब इस मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल के भी हमारे अमेंडमेंट हुए थे। जो फेमस अमेंडमेंट आपको याद रखना है, दैट इज किगाली अमेंडमेंट, जो हुआ था आपका 2016 के अंदर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस आपका ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रीजन बनता है। गर्मी हो जाती है तो ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और इम्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। वहीं पे नेक्स्ट है आपका ODS। अभी तक हमने ये देखा, ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए हमने मॉनेट्रल प्रोटोकॉल में ODS के बारे में डिस्कस किया कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को हमें कम करना है। तो अब देखते हैं ये ओजोन डिप्लीटेंट सब्सटेंस होते कौन कौन से हैं। अपने एक लिस्ट बनाई थी, कहाँ गई, ये रही। ग्रीन हाउस गैस हो गई। अब करो, इसमें हम ऐड करने वाले हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं।
कहाँ है आपके ओडीएस? ये है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस आर द केमिकल दैट डैमेज द ओजोन लेयर दैट प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन दो लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, एक होता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपका में गुड ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? गुड ओजोन होता है। एंड ट्रोपोस्फेयर के अंदर मेरा बैड ओजोन पाया जाता है। गॉट इट? तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो मेरा गुड ओजोन है उसकी लेयर को ये बिल्कुल खराब कर देता है, या उसकी लेयर के अंदर छेद हो जाता है, जिस वजह से हमारे पास ये चीज आता है कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ओजोन लेयर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कि बैड ओजोन हमारे पृथ्वी तक ना आ पाए। उसके लिए हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। अब ये ओडीएस क्या करते हैं, ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? द ओजोन लेयर प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ अर्थ लाइफ बाय एब्जॉर्बिंग। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सनलाइट यूवी रेडिएशन। सनलाइट की ज्यादातर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको अर्थ तक आने ही नहीं देते, मतलब पृथ्वी तक नहीं आने देते। समझ में आया? सब्सटेंसेस क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपकी ओडीएस का पार्ट बनती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ओडीएस है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ओडीएस है, हेलोन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 5 आपके फेमस ओडीएस सब्सटेंस होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड द एयर कंडीशनर निकलता है, रिलीज क्लोरीन दैट डिस्ट्रॉय द ओजोन। ये एक क्लोरीन नामक पदार्थ निकालता है जो हमारे ओजोन लेयर को खराब कर देता है। गॉट इट? नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट होता है फ्रॉम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये रिलीज करता है क्लोरीन थ्रू ए लोअर रेट देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आता है आपका हेलोन्स। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर से निकलता है, रिलीज करता है ब्रोमीन। ध्यान रखना, हेलोन्स क्या रिलीज करता है? ब्रोमीन रिलीज करता है, विच इज इवन मोर डिस्ट्रक्टिव टू द ओजोन देन द क्लोरीन। क्लोरीन से ज्यादा ये खराब कर देता है, मतलब हेलोन्स जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक आपका ओडीएस है। हेलोन क्या निकालता है? हेलोन निकालता है आपका ब्रोमीन। उसके बाद है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स आपका सॉल्वेंट या डिक्रीजेस के अंदर यूज होता है, ब्रेक डाउन कर देता है ओजोन को थ्रू द क्लोरीन रिलीज। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इंडस्ट्रियल इंसॉल्वेंट या फर्मिग्रेंट्स के अंदर निकलता है, जो कि अगेन क्लोरीन को ही रिलीज करता है। समझ में आया यहाँ तक? जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें क्या? एक सेकेंड। देखो, पॉल्यूशन से स्टार्ट किया था, पॉल्यूशन हार्मफुल सब्सटेंस है ये देखा था। पॉल्यूशन के बाद टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्टली एमिट होता है, सेकेंडरी केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डीकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते। नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल याद रखना प्लास्टिक, उसी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जो दैट इज मेड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन बेस होती है। इनऑर्गेनिक नॉट कार्बन बेस्ड कंपाउंड आपके होते हैं। फिजिकल पॉल्यूटेंट एंड द केमिकल पॉल्यूटेंट। फिजिकल पॉल्यूटेंट जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरमेंट की होती है, जो कि हीट रिलीज करती है। लाइक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मैंने एग्जांपल दिया, वाटर टू कन्वर्ट कर दिया आइस क्यूब में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का एक चीज और याद रखियो समझने के लिए, जो भी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आते हैं दैट इज रिवर्सेबल। वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, ये रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन केमिकल पॉल्यूटेंट इरिवर्सेबल चेंज होते हैं। एक बार अगर आपने मिल्क से कर्ड बना दिया तो वो कर्ड से अगेन मिल्क नहीं बन सकता। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। बायोलॉजिकल सोर्सेस से, जो कि लिविंग बींग्स आप ले सकते हो। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से जो पॉल्यूटेंट्स आपके निकलते हैं। उसके बाद हमने देखा
पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लाइट, थर्मल एंड रेडियो एक्टिव। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बाइफर्केशन। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के नाम याद रख लो, सीधा क्वेश्चन में आएगा इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है एंड कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लेड आता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आपका ओजोन, पेन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड स्मॉग आता है। फिर हमने VOCs के बारे में पढ़ा, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नेचर से भी प्रेजेंट होते हैं, जो इंडोर भी प्रेजेंट मिलते हैं, आउटडोर भी प्रेजेंट मिलते हैं, नेचुरली ट्रीज से भी ये निकल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे एंड हमने कुछ थोड़ा सा काइसोजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्मॉग देखा, स्मॉग कैसे बनता है, स्मॉग प्लस फॉग से बनता है। दो टाइप के स्मॉग के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाई की, फोटोकेमिकल स्मॉग एंड लंडन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग आपका समर स्मॉग होता है, लंडन स्मॉग विंटर स्मॉग होता है। फोटोकेमिकल सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और लंडन स्मॉग के लिए आपका मेन कंपोनेंट है बर्निंग ऑफ कोल, जिससे प्रोड्यूस होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग ब्राउन कलर का होता है, लंडन स्मॉग आपका येलोइश ब्राउन या आप कह सकते हैं ग्रेइश कलर का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने POPs के बारे में स्टडी किया। POPs हमारे लंबे टाइम तक रहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू बनते हैं। एग्जाम्पल देखिए, DDT, PCB, डायोक्सिन। और POPs के बारे में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कन्वेंशन हुई थी 2001 के अंदर, जिसका नाम था स्टॉकहोम कन्वेंशन। इंटरनेशनल ट्रीटी थी, प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। की एम्स क्या है, एलिमिनेट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है और मिनिमाइज करती है अनइंटेंशनल प्रोडक्शन को। ये आपके कुछ याद करने वाली चीजें थी कि अडॉप्ट किया गया 2001, 22 मई 2001 के अंदर। फोर्स में 17 मई 2004 में। सेक्रेटरिएट है इसका UNEP के अंदर। लीगली बाइंडेड ट्रीटी है। 12 सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं जिनको डर्टी डजन के नाम से जाना जाता है, साथ में ध्यान रखना लीगली बाइंडेड है ये। इन 12 सब्सटेंस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट। पेस्टिसाइड के अंदर आपका DDT, एल्ड्रिन, ऑन्ड्रिन, डेरिड्रिन, क्लोराइड, हर्टा, क्लोरीन, मैग्जिएट एंड टेक्सोफेन आता है। इंडस्ट्रियल केमिकल के अंदर आपका PCB एंड HCB आता है। PCB आपका पॉलीक्रोनाइट बाइफिनिल एंड HCB है आपका हेक्सोक्लोरो बाइविनाइज्ड। इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट में डायोक्सिन एंड फ्लूरेंस आता है। इस कन्वेंशन के अंदर 3 एनेक्स्चर आए, ABC। A के अंदर एलिमिनेट करना है सारे POPs को, B के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है यूज ऑफ POP एंड C के अंदर अनइंटेंशनल प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है। उसके बाद हमने आगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में देखा, टोटल 7 ग्रीन हाउस गैसेस और उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड सोर्सेस के बारे में हमने स्टडी की। उसके बाद हमने ODS के बारे में पढ़ा, 5 ODS के बारे में हमने पढ़ा। और ओजोन की जितनी भी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी का कोई डाउट हो तो ऑफकोर्स आप लोग पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।